केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर जनवरी 2021 के लिए जो मैं बूस्टर और मैराथन वीडियो की सीरीज डाल रहा हूं, तो उस क्रम में सीडीपी का यह दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच है। दूसरा मैराथन वीडियो। पहला जो मैराथन वीडियो था वो मैंने अपने क्लासरूम में रिकॉर्ड की थी, जिसमें कि आप लोगों को मैंने बाल विकास, उनके आयाम, उनके सिद्धांत, आनुवांशिकता, वातावरण, समाजीकरण, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहनबर्ग, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा और लैंगिक मुद्दे, इतने सारे टॉपिक को मैंने उस पार्ट 1 में कवर किया था। आप लोगों ने इसे पसंद भी किया और ये अब इस दूसरे पार्ट में उससे आगे जो आपको सीडीपी की बातें हैं वो मैं एकदम फास्टली, सुपर फास्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अंतिम समय में इनको सुन करके अपने तैयारी को सही अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। देखिए, आज मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बुद्धि टॉपिक पर जो है डिस्कस करूंगा। देखिए, बुद्धि क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है कि बुद्धि जो है वह विशिष्ट योग्यताओं का क्या है, समुच्चय है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बुद्धि जो है विशिष्ट योग्यताओं का समुच्चय है। ये आनुवांशिकता और वातावरण के अन्योन्य क्रिया का क्या है, परिणाम है। बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि जो है वो आपको अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि नई परिस्थितियों में खुद को अनुकूलित करने की क्या है, प्रक्रिया है। बुद्धि से संबंधित बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें कि जिन सिद्धांतों को हम मुख्य रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक आपको बुद्धि का कारकीय या मनोमीतिक उपागम और दूसरा जो है बुद्धि का समस्या समाधान उपागम न, या बुद्धि का प्रक्रियात्मक उपागम, जिनके बारे में मैंने एक बूस्टर वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था। तो आप लोग जो है उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियर बताया है कि ये दोनों उपागम क्या है। ठीक है। देखिए, बुद्धि का मुख्य रूप से 3 पक्ष होता है। एक संरचनात्मक, दूसरा कार्यात्मक और तीसरा क्रियात्मक। संरचनात्मक, कार्यात्मक और क्रियात्मक, ये बुद्धि के क्या होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। बुद्धि के जो सिद्धांत आपको सीटेट में याद रखने हैं, उसमें आपको बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, जो कि आपको अल्फ्रेड बिने ने दिया था। स्टर्न और टर्मन ने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वह स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। बुद्धि का आपको ये जो समूह कारक सिद्धांत है वह आपको थर्स्टन के द्वारा दिया गया। बुद्धि का जो त्रिआयामी या त्रिविमीय या घनीय मॉडल है, ये आपको किसके द्वारा दिया गया, तो गिलफोर्ड के द्वारा आपको दिया गया। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वे हॉवर्ड गार्टनर के द्वारा आपको दिया गया। बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत जो है वह स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत जो है वह आरबी कैटिन के द्वारा क्या हुआ, दिया गया। बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत केनी थर्स्टन के द्वारा दिया गया। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। और बुद्धि के एक कारक सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि जो है वह अविभाज्य होता है, बुद्धि समग्र होता है। और एक व्यक्ति की यदि बुद्धि तीव्र है तो वह जीवन के सभी कार्यों में एक रूप से क्या होगा, सफल होगा। ये बात आपको एक कारक सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने साहब ने बताई थी, लेकिन उनका जो एक कारक सिद्धांत है वह बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो आपको स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि के आपको 2 तरह के कारक होते हैं। एक सामान्य कारक होता है, दूसरा विशिष्ट कारक होता है। एक जी फैक्टर होता है, दूसरा एस फैक्टर होता है। बुद्धि का जो सामान्य कारक है वह आपको समान मानसिक ऊर्जा को क्या करता है, निरूपित करता है। और बुद्धि का
जो सामान्य कारक है वह आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। बुद्धि का सामान्य कारक सभी प्रकार के व्यक्ति में होती है, जिसमें ये सामान्य कारक जितना अधिक होता है तो उसमें आपको विशिष्ट कारक की संख्या भी उतनी ही अधिक होने की संभावना होती है। ठीक है। साथ ही साथ स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि का जो दूसरा कारक होता है उसको विशिष्ट कारक या एस फैक्टर कहते हैं। एक व्यक्ति में एक से ज़्यादा एस फैक्टर विशिष्ट कारक हो सकते हैं। बुद्धि का जो विशिष्ट कारक है वह व्यक्ति के विशिष्ट योग्यता को निरूपित करता है। बुद्धि का विशिष्ट कारक जो है वह आपको पर्यावरण से क्या होता है, प्रभावित होता है। बुद्धि के सभी विशिष्ट कारक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह स्पीयरमैन ने आपको द्विकारक सिद्धांत दिया, आप लोगों को याद होगा ही। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत जो है वह आपको थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, और अपने बहुकारक सिद्धांत में आपको थॉर्नडाइक महोदय ने बताया कि बुद्धि के एक या दो नहीं बहुत सारे क्या होते हैं, कारक होते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार भी आपको बतलाए, एक मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा जो है आपको सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को ठोस बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त मीन्स देखने योग्य, यानी कोई चीज़ हमारे सामने हो और उस समय हम जो बुद्धि इस्तेमाल में लाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मूर्त बुद्धि कहा जाता है। हम जो कल्पना करते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं वह अमूर्त बुद्धि के द्वारा करते हैं। और समाज में जो हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो ये आपको सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। थॉर्नडाइक ने कहा कि ये तीनों प्रकार की बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि जो है वह सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, लेकिन खास व्यक्तियों में खास तरह की बुद्धि प्रबल होती है। जैसे कोई इंजीनियर है, चालक है, इस सब में आपको मूर्त बुद्धि प्रबल होता है। इसी तरह कोई कवि है, साहित्यकार है, तो उसमें अमूर्त बुद्धि प्रबल होता है। कोई नेता है, समाज सेवी है, तो इसमें जो है आपको कौन सा बुद्धि प्रबल होता है, तो सामाजिक बुद्धि क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है। इस तरह आपको थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का जो आपको समूह कारक सिद्धांत है वो आपको थर्स्टन महोदय के द्वारा दिया गया, और बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन महोदय ने बुद्धि को 7 प्रकार के प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का क्या माना, समुच्चय माना। वाचिक योग्यता, दृश्य योग्यता, इस तरह से बताए थे ना वो 7। तो इस तरह से समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन ने बुद्धि के 7 जो है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को वर्णित करने का, बताने का कार्य किया है। देखिए, बुद्धि का त्रिविमीय या घनीय मॉडल जो है वह जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने बुद्धि की 3 विमाएँ बताई, एक प्रक्रिया, एक आपको संक्रिया, एक उत्पाद, और एक जो है आपको क्या सब था, 1 मिनट, हाँ, एक बताया संक्रिया, दूसरा बताया था आपको अवयव, और तीसरा बताया था उत्पाद। यानी बुद्धि के आपको त्रिआयामी मॉडल में गिलफोर्ड ने बुद्धि का जो है 3 आयाम बताया। कौन कौन सा आयाम बताया, तो एक बताया संक्रिया, दूसरा बताया अवयव और तीसरा बताया उत्पाद। ठीक है। और उन्होंने आपको कुल मिलाकर के 180 प्रकार के बुद्धि का क्या किया है, वर्णन किया है। किसने, जेपी गिलफोर्ड ने। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वह हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है, और बहुबुद्धि का सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बूस्टर वीडियो में बहुबुद्धि के सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझा दिया है, जिसमें कि 8 प्रकार की बुद्धि जो है आपको गार्डनर महोदय ने क्या की है, बताई है। तो आप लोग उनको जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वहाँ से सीटेट में क्वेश्चन रहेंगे ही। बुद्धि का जो त्रिपाचीय सिद्धांत है वह रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। अपने त्रिपाचीय सिद्धांत में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कारकों का संयोजन नहीं मान करके समस्या समाधान की प्रक्रिया माना है, और स्टर्नबर्ग ने बताया है कि समस्या समाधान के जो है वह 5 चरण होते हैं, जिनमें पहला होता है कूटांकन, दूसरा होता है विचार निर्माण, तीसरा होता है मानचित्रण,
चौथा होता है अनुप्रयोग और पांचवा होता है हल ढूंढना। स्टर्नबर्ग ने आपको अपने त्रिपाचीय सिद्धांत में बुद्धि के 3 प्रकार भी क्या किए हैं, बताए हैं। पहला आपको व्यवहारिक या संदर्भात्मक बुद्धि, पहला प्रकार उन्होंने क्या बताया है, व्यवहारिक या संदर्भात्मक बुद्धि ना। इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की समस्याओं से क्या करता है, निपटता है। जिस व्यक्ति की व्यवहारिक बुद्धि जितनी क्या होती है, अधिक होती है, वे वातावरण में अपने को उतना ही जल्दी क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है। बुद्धि का जो दूसरा प्रकार आपको स्टर्नबर्ग ने बताया, वह बताया अनुभाविक या रचनात्मक या आपको सृजनात्मक बुद्धि। न वह बुद्धि जिनके द्वारा कोई भी बच्चा पूर्व अनुभवों के आधार पर कुछ नया और मौलिक चिंतन करता है, उसको अनुभविक रचनात्मक या सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि का तीसरा प्रकार स्टर्नबर्ग ने विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि बताया है। ठीक है, जिस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति क्या करते हैं, तर्क करते हैं, उसको विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि कहा जाता है। इस तरह से रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी त्रिपाचीय सिद्धांत में बुद्धि को जो है वह समस्या समाधान की प्रक्रिया माना, समस्या समाधान के 5 चरण बताए और बुद्धि का 3 प्रकार भी बताया। पहला व्यवहारिक या संदर्भात्मक बुद्धि, दूसरा अनुभविक या रचनात्मक या सृजनात्मक बुद्धि और तीसरा विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि। ठीक है, तो ये आपको स्टर्नबर्ग का त्रिपाचीय सिद्धांत, एक आपको गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, एक द्विकारक सिद्धांत आपको स्पीयरमैन का। ये 3 को तो अनिवार्य रूप से आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत जो है वो आरबी केटिन ने दिया और आरबी केटिन ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि तरल बुद्धि उसको कहते हैं जिसमें संशोधन हो सकता है और तरल बुद्धि जो है वह आनुवांशिकता से प्रभावित होती है और ठोस बुद्धि जो है वह वातावरण से अर्जित की जा सकती है और ठोस बुद्धि का आपको संशोधन नहीं हो सकता है। तो ये बुद्धि का बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत हो गया। तो इस प्रकार हमने आप सभी को बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत जो है रिव्यू कराए हैं। आप लोगों को सीडीपी का नोट संख्या जो 10 हम दिए हैं, तो उसमें आप जो है एनसीईआरटी वाला जो पेज जोड़ा हुआ है बुद्धि के संबंध में, उसको एक बार ज़रूर पढ़ के रखिएगा अपने दिमाग में, एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। साथ ही साथ मैंने बुद्धि परीक्षण की भी बात जो है बुद्धि चैप्टर में की थी। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सबसे पहले विलियम वुंट ने आपको जर्मनी में क्या की थी, स्थापित की थी। पहली बार सफल बुद्धि परीक्षण जो है अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। मानसिक आयु का संप्रत्यय भी अल्फ्रेड बिने ने ही दिया। ठीक है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय जो है वह स्टर्न ने दिया और बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वह टर्मन ने देने का क्या किया, कार्य किया। बुद्धि परीक्षण के द्वारा व्यक्ति को या किसी बच्चे को मंद या सामान्य या प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। बुद्धि लब्धि या इंटेलिजेंस क्वोटिएंट आईक्यू का सूत्र होता है मानसिक आयु गुना 100 बटे वास्तविक या शारीरिक आयु। इस सूत्र को भी याद रखिएगा, इस पर घुमा करके आपको सवाल दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग यह भी याद कीजिएगा कि जिसकी बुद्धि 90 से क्या हो, कम हो, तो उसको मंद बुद्धि का बच्चा कहा जाता है। जितना मंद होगा उतना ज़्यादा मंद बुद्धि का जो है बच्चा उनको कहा जाएगा। जिनकी बुद्धि जो है वो 90 से 110 के क्या हो, बीच हो, उसको समान बुद्धि का बच्चा कहा जाता है। और जिसकी बुद्धि जो है वह 110 से क्या हो, ऊपर हो, उसको जो है उच्च या प्रतिभाशाली बुद्धि का बच्चा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बुद्धि परीक्षण का जो तरीका होता है वो 2 तरह का होता है, एक वैयक्तिक होता है और दूसरा जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक ही बच्चे या व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक समय में एक से ज़्यादा बच्चे या व्यक्ति का क्या किया जाता है, बुद्धि परीक्षण किया जाता है। वैयक्तिक में भी आपको शाब्दिक और गैर शाब्दिक होता है।
सामूहिक में भी दो प्रकार होता है, शाब्दिक और सामूहिक। बीनी सैमन परीक्षण न, उसके बाद भाटिया बैटरी परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण, वेसलर परीक्षण, ये सब आपको वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण का क्या है, उदाहरण है। जबकि आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ये सब आपको सामूहिक बुद्धि परीक्षण का क्या है, उदाहरण है। तो बुद्धि चैप्टर में आप लोगों को इतनी ही बातें क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है। बुद्धि वाला नोट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से क्या रहेंगे, फिक्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ 11वां चैप्टर जो है वो आपको समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। समावेशी शिक्षा को मैंने बूस्टर वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है, आप लोगों ने उसको देखा भी है, और जो नहीं देखे हैं तो वह प्ले लिस्ट में जाइए, बूस्टर और मैराथन वीडियो वाली प्ले लिस्ट में जाइए, और वहाँ समावेशी शिक्षा का 2 वीडियो जो है बना हुआ है, उनको अच्छी तरह से देख लीजिए। आपको समावेशी शिक्षा वाले टॉपिक से 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ना क्या होगी, मूर्खता होगी, और काफ़ी आसान सा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। तो आप लोग जो है इंक्लूसिव एजुकेशन वाला जो 2 वीडियो आपको बूस्टर में बना हुआ है, उनको क्या कीजिए, देख लीजिए, तो आपका समावेशी शिक्षा जो है वो क्लियर हो जाएगा। 5 अंक की बात है, इसीलिए इनको छोड़िएगा नहीं। सब बच्चा को समावेशी में एक साथ पढ़ाना है न, वैयक्तिक भिन्नता का क्या रखना है, ध्यान रखना है। सभी बच्चे को समान स्तर की शिक्षा मिले, वह उनका नैसर्गिक अधिकार है। ऐसे बच्चे को हम उस तरह की शिक्षा दे करके उस पर कोई दया भाव नहीं कर रहे हैं न। सबको नियमित विद्यालय भेजिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का बच्चा क्यों नहीं हो। तो यही आपको समावेशी शिक्षा का मेन थीम है, तो उनको आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। और आप लोग जो है वो वीडियो दोनों जो समावेशी वाला है उनको लास्ट टाइम में देख लीजिए, तो 5 अंक आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपको अधिगम के बारे में, ठीक है। अधिगम जो है वो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। व्यवहार में अस्थायी और सकारात्मक परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। अधिगम सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी हो सकता है। सार्थक अधिगम उसको कहते हैं जहां बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से सीख रहे हो, जहां सीखना बच्चों के लिए उपयोगी होता है, वो क्या कहलाता है, आपको सार्थक अधिगम कहलाता है। अधिगम भी जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है, और अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव शामिल होता है। बिना अनुभव का अधिगम नहीं हो सकता है। और अधिगम के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वह अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और यह निष्पादन से क्या होता है, भिन्न होता है। अधिगम जो है उद्दीपन अनुक्रिया का परिणाम होता है। अधिगम या सीखना जो है वह व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। अधिगम जो है उद्देश्यपूर्ण और आपको विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये सब तथ्य आप लोगों को पता होंगे ही। देखिए, अधिगम को कई तरह के कारक जो है क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सीखने वाले की प्रकृति क्या है, सीखने वाले की इच्छा कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, वातावरण किस तरह का उपलब्ध है, ये सब आपको अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। देखिए, अधिगम के 3 नियम जो है वो आपको थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। एक आपको तत्परता का नियम, दूसरा आपको अभ्यास का नियम, और तीसरा जो है वो आपको प्रभाव का नियम है। तत्परता का नियम यह कहता है कि अधिगम तभी संभव है जब सीखने वाला सीखने के लिए क्या हो, तत्पर हो। अभ्यास का नियम यह कहता है, करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत सिर पर, रसरी आवत सर पर परत निशान। वही है आपको अभ्यास की बार बार अभ्यास करने से अधिगम प्रभावी होता है।
और तीसरा आपको प्रभाव का नियम है, जो यह बताता है कि अधिगम के जो परिणाम सामने आ रहे हो और वो परिणाम आपको सकारात्मक हो तो सीखने वाला सीखने के लिए और अधिक क्या होता है, प्रेरित होता है। इसको हम प्रभाव का नियम कहते हैं। ये तीन मुख्य नियम जो है वो आपको अधिगम के हैं, जो कि थॉर्नडाइक ने आपको दिए हैं। अधिगम का एक नियम आपको प्रीमेक का नियम भी है, जो कि आपको सशर्त अधिगम की क्या करता है, बात करता है। जैसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि 1 घंटा यदि तुम पढ़ लेगा तो तुमको हम 10 मिनट जो है फुटबॉल खेलने के लिए देंगे। और इस लिहाज से यदि बच्चा पढ़ने का काम कर रहा है, सीखने का काम कर रहा है, तो इसको सशर्त अधिगम कहते हैं और यह नियम प्रीमेक का नियम कहलाता है। इसको भी आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा। देखिए, अधिगम के दो मॉडल होते हैं, बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल। अधिगम का जो बैंकिंग मॉडल होता है वह शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति पर आधारित है। उसमें आपको रटने पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। और अधिगम का जो आपको प्रोग्रामिंग मॉडल है उसमें आपको समझने पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। अवबोधन पर जो है ज़्यादा बल दिया जाता है। तो ये बैंकिंग मॉडल और आपको दूसरा कौन था, प्रोग्रामिंग मॉडल, इसको क्या रखना है, हमेशा याद रखना है। देखिए, अधिगम का स्थानांतरण, इसको भी याद रखिएगा। अधिगम का स्थानांतरण जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग, ये आपको 3 तरह का होता है। एक आपको धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण होता है, दूसरा आपको ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण होता है और तीसरा आपको शून्य स्थानांतरण होता है। अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो जब पूर्व में सीखी गई बात नई बातों को सीखने में क्या करे, मदद करे, तो इसे हम अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यदि पूर्व में सीखी गई बातें नई बातों को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो इसको अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और यदि पूर्व में सीखी गई बात नई बातों को सीखने में न तो मदद करे और न ही वह क्या पहुँचाए, हानि पहुँचाए, तो उसे हम अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। मैंने आप लोगों को क्लास में इनको पढ़ाया भी है, तो इनको आप लोग क्या रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। देखिए, अधिगम या सीखने का बहुत सारा क्या है, सिद्धांत है और इन सिद्धांतों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, वैसे चौथा भाग भी हम थोड़ा बता देंगे, तो 4 भाग कर दीजिए। पहला आपको हो गया अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत, जिसके समर्थक मनोवैज्ञानिक में आपको थॉर्नडाइक, पॉवलव और स्किनर का नाम प्रमुखता से आता है। किसमें, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में ना, थॉर्नडाइक, वाटसन, पॉवलव, स्किनर, इस सब का नाम प्रमुखता से आता है। अधिगम का जो दूसरा आपको सिद्धांत का समूह है वो है आपको संरचनावादी सिद्धांत, जिसके समर्थक पियाजे, वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक है। और तीसरा जो आपको सिद्धांत है अधिगम का तीसरा समूह, वो है आपको कौन सा सिद्धांत, तो सूझ या अंतर दृष्टि या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, जो अधिगम में सूझबूझ को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत भी है जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने इदम अहम पराहम की क्या की थी, बात की थी। तो वो आपको गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण हो गया अधिगम का। अधिगम का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसमें थॉर्नडाइक को पढ़ना है, उसके बाद वाटसन और पॉवलव को पढ़ना है और स्किनर को पढ़ना है सीटेट के लिए। थॉर्नडाइक आपको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोविज्ञान पर ना कहते हैं, मानव मनोविज्ञान पर उन्होंने पशुओं पर किए गए प्रयोग के द्वारा सिद्धांत देने का काम किया। थॉर्नडाइक ने आपको प्रसिद्ध बिल्ली पर जो है वह प्रयोग किया था और अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने आपको जो है उद्दीपन अनुक्रिया तथा प्रयत्न और भ्रूण का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक का व्यवहारवादी सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया या प्रयत्न और भ्रूण सिद्धांत
हमें यह बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे गलतियां करेंगे ही, गलती करना उनके लिए स्वाभाविक है। हम कभी भी इनके लिए उसे हतोत्साहित नहीं करेंगे। गलतियां यह बताती है कि बच्चे जो है कैसे सीख रहे हैं। ये थॉर्नडाइक का थ्योरी हो गया। उद्दीपन अनुक्रिया की भी उन्होंने बात की थी। वाटसन ने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर और पॉवलोव ने आपको किस पर, कुत्ता पर जो है प्रयोग किया था। और इन दोनों ने मिलकर अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया और अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा कि बच्चों का यदि रुचि का निर्माण करना हो, उसमें संवेगात्मक यदि कोई इम्बैलेंस है न और संतुलन है, उसको जो है आपको क्या करना हो, दूर करना हो, तो वहाँ पर आपको जो है ये फायदामंद होता है आपको कौन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद अधिगम का आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया। पुनर्बलन अच्छी चीज है, लेकिन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन ज़्यादा बेहतर होता है। ये चीज़ अब आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। स्किनर ने चूहा पर प्रयोग करने का कार्य किया था। ये तो आपको व्यवहारवादी में हो गया। उसके बाद संरचनावादी जो हैं अधिगम के सिद्धांत, तो उसमें आपको पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का नाम आता है, जो कि आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं पिछले मैराथन में भी, यानी सीडीपी का भी हाल या रिसेंट में जो मैराथन पार्ट 1 दिए, उसमें पियाजे और वाइगोत्स्की को मैंने बताया है, तो यहाँ फिर से उसको बोलने की कोई उपयोगिता नहीं है। उनके बाद आपको अधिगम का जो गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण है, उसमें बर्दिमर, कोहलर और कोपका का नाम आता है। गेस्टाल्टवादी जो है सूझबूझ और अंतर्दृष्टि को अधिगम के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। और अधिगम का जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, वह सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने इदम अहम पराहम की क्या की थी, बात की थी। तो ये सारी बातें आप लोगों को दिमाग में क्या करते रहना है, घुमाते रहना है। देखिए अधिगम का जो वक्र होता है, अधिगम का जो वक्र यानी विभिन्न जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में अधिगम की दर को लेकर जो अधिगम वक्र आपको खींचा गया है, ये अधिगम वक्र 3 तरह का होता है। एक नकारात्मक या उन्नतोदर, नकारात्मक या उन्नतोदर वक्र। यदि प्रारंभ में आपको अधिगम क्या हो, का दर ज़्यादा हो और समय के साथ अधिगम का दर कम होते जाए, तो तब हमको अधिगम का नकारात्मक या उन्नतोदर वक्र क्या होता है, प्राप्त होता है। जब प्रारंभ में आपको अधिगम का दर क्या हो, कम हो और बाद में क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इससे हमको अधिगम का सकारात्मक वक्र प्राप्त होता है। और यदि अधिगम की दर हमेशा स्थिर रहे, तो अधिगम का सरल वक्र हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अधिगम टॉपिक में इन सब बातों को आप लोगों को क्या रखनी है, माइंड में रीसेट करती रहनी है, दिमाग में रखनी है। और क्वेश्चन को पढ़ते समय, क्वेश्चन का आंसर देते समय इनका क्या करना है, उपयोग करना है। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बुद्धि, समावेशी शिक्षा और अधिगम पर जो है डिस्कस किया है। और बुद्धि में बहुबुद्धि का सिद्धांत, समावेशी शिक्षा में जो 2 वीडियो है वो बूस्टर वीडियो से आप लोगों को जा कर के क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सीडीपी का जो 12वां नोट है वो भी ख़त्म हो गया। अब छोटा छोटा नोट है सीडीपी के कुछ न, जो कि मैं आप लोगों को आज जब ऑफलाइन क्लास लूँगा तो उनमें क्या करूँगा, बता दूँगा और फिर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर भी क्या करूँगा, डाल दूँगा। मैथ में 2 मैराथन मैंने दे दिया है, भाषा में भी 2 मैराथन मैंने दे दिया है। और सीडीपी का ये दूसरा मैराथन मिल रहा है, एक और मैराथन मिलेगा। उनके बाद आपको जो है पर्यावरण बच जाती है, तो आज रात में मैं पर्यावरण भी बोल दूंगा, वैसे पहले भी मैं पढ़ाया हुआ हूँ। और उसके बाद फिर सोशल साइंस और साइंस के लिए भी मैं कुछ वर्क जो है करूँगा। कल तक मैं इंगेज था, आप लोगों को पता ही है। अब मैं जो है पूर्णतः फ्री हूँ, तो इसका लाभ आप लोगों को अब मिलेगा। ठीक है, पैसेंस रखिए, मन को स्थिर रखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी की तैयारी अच्छी है
और रिजल्ट आपका आएगा, हर हाल में आएगा।